हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक रिटन बाय एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ने एक डायरी लिखी थी और उस डायरी से ये चैप्टर एक्सट्रैक्ट की गई है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनी फ्रैंक का पूरा नाम एनालिस मैरी था। उनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और उनकी मृत्यु 1945 को हुई थी। वो जर्मनी में पैदा हुई थी और वो एक ज्यूइश गर्ल थी। ज्यूइश गर्ल मीन्स वो एक यहूदी लड़की थी। वो और उनकी फैमिली और 4 दोस्त आम्स्टर्डम में छुप गए थे। क्यों छुप गए थे? क्योंकि जो नाज़ीज़ थी यानी जो हिटलर की पार्टी थी वो नीदरलैंड्स में उन्होंने अपना अधिकार कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, और इस वजह से वो लोग नाज़ीज़ से बचकर छुपे हुए थे। नाज़ीज़ ने पूरी जर्मनी में जब कब्ज़ा कर लिया था उसके बाद वो लोग छुपने के बाद भी वो लोग पकड़े गए थे। नाज़ीज़ यहूदियों से नफ़रत किया करते थे और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारते थे या उनके ऊपर यातनाएं किया करते थे। इसलिए एनी फ्रैंक और उनकी फैमिली जुलाई 1942 को एक हिडन रूम में छुप गई थी। अब वो हिडन रूम कहाँ थी? वो हिडन रूम एनी फ्रैंक के फादर, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक, उनकी ऑफिस के बिल्डिंग में थी। लगभग 2 साल छुपने के बाद उनके बारे में किसी ने बता दिया नाज़ीज़ को, और फिर नाज़ीज़ ने उन्हें पकड़ लिया और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहां पर पहले एनी फ्रैंक की बड़ी बहन, जिनका नाम था मार्गरेट फ्रैंक, उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद एनी फ्रैंक की भी मृत्यु टाइफस से बर्जन वेल्सन में हो जाती है। लेकिन जब वॉर कंप्लीट हो जाती है तो उनके ग्रुप के सिर्फ एक ही सर्वाइवर थे और वो थे एनी फ्रैंक के पिता, जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक। जब वो एम्स्टर्डम वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि एनी फ्रैंक की डायरी सेफ थी, और इस वजह से वो एनी फ्रैंक की डायरी को एक यूनिक रिकॉर्ड मानते हैं। यूनिक रिकॉर्ड क्यों मानते हैं? क्योंकि एनी फ्रैंक ने उस रिकॉर्ड में ये लिखा था कि उन्हें क्यों छुपना पड़ा था और किस वजह से छुपना पड़ा था। इसलिए उनके पिता ने उस डायरी को यूनिक रिकॉर्ड माना और उन्होंने उस डायरी को पब्लिश करवाया इंग्लिश लैंग्वेज में। और जब नॉवेल पब्लिश हो गई तो उसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अब ये जो डायरी थी वो एनी फ्रैंक के पिता ने उसे 13th बर्थडे पर दिया था, और उस डायरी पर एनी फ्रैंक ने 12 जून 1942 से एंट्री करना स्टार्ट किया और फाइनल एंट्री उनकी थी 1 अगस्त 1944 तक। और एनी फ्रैंक ने वो डायरी डच भाषा में लिखी थी, और जब उसे पब्लिश करवाया गया तो उसे कई लैंग्वेजेस में पब्लिश करवाया गया और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। इस डायरी के आधार पर कई फिल्में बनी, टेलीविज़न पर शो दिखाए गए और थिएट्रिकल प्रोडक्शन हुए, और साथ ही साथ डांस के तहत नाटक को प्रस्तुत किया गया। आगे एनी फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती हैं कि डायरी लिखना मेरे जैसे के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने ऐसी डायरी पहले कभी नहीं लिखी, मैंने डायरी कभी पहले नहीं लिखी, बल्कि इसलिए कि मुझे लगता है कि ना तो मैं और ना तो कोई और एक 13 साल की स्कूल गर्ल की एक 13 साल की स्कूल गर्ल के विचारों में कोई इंटरेस्ट रखेगा। यानी कि एनी फ्रैंक ये सोचती थी कि एक 13 साल की स्कूल लड़की के विचारों में कौन इंटरेस्ट रखेगा, कौन डायरी पढ़ेगा। लेकिन फिर वो कहती हैं कि ठीक है, इस बात का कोई वैल्यू नहीं है, मैं लिखना चाहती हूँ और मुझे इससे भी ज़्यादा ज़रूरत इसलिए है लिखने की क्योंकि मैं अपने दिल से बोझ हल्का करना चाहती हूँ। अब वो किस तरह के बोझ को हल्का करना चाहती हैं? क्योंकि वो नाज़िज़ से वो लोग छुपे हुए थे, वो बाहर जा नहीं सकते थे, खेल नहीं सकती थी, कूद नहीं सकती थी, किसी से बात नहीं कर सकती थी। उन्हें वहाँ पर अकेले ही छुपे रहना पड़ता था और दुनिया से उन्हें अलग होकर छुपे रहना पड़ता था। इसलिए वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकती थी, और इसलिए वो कहती हैं कि उन्हें अपने दिल का बोझ हल्का करना है, इसलिए वो डायरी लिखेंगी। आगे वो कहती हैं कि पेपर में इंसानों से ज़्यादा सहनशीलता होती है
और वो ये तभी सोच रही थी जब वो उदास थी और अपने हाथों से अपने चिन को पकड़े घर पर बैठी हुई थी। वो उदास थी, व्याकुल थी और ये सोच रही थी कि क्या उन्हें घर पर ठहरना चाहिए या बाहर जाना चाहिए। लेकिन फिर वो सोचते सोचते वो घर पर ही रुक जाती हैं जहाँ थी, यानी वो जहाँ छुपी हुई थी वो वहीं रुक जाती है। वो बाहर जाना चाहती थी, खेलना चाहती थी, दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन फिर वो सोच कर वो घर पर ही ठहर जाती हैं। फिर वो कहती हैं कागज़ में यानी कि पेपर में ज़्यादा सहनशीलता होती है, क्योंकि एना फ्रैंक की ये प्लानिंग थी कि ये जो किताब है जिसे लोग डायरी कहते हैं वो किसी और को पढ़ने नहीं देंगी जब तक कि उन्हें कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। फिर वो कहती हैं कि मैं अब अपने महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सबसे पहले डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया। और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि उनका कोई दोस्त नहीं था। अगर उनका दोस्त होता तो वो डायरी नहीं लिखती, वो अपने दोस्त से ही सारी बातें किया करती। लेकिन चूँकि वहाँ पर वो लोग छुपे हुए थे और उनका कोई दोस्त नहीं था, इसलिए यही बातें उन्हें डायरी लिखने के लिए प्रेरित किया और इस वजह से उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। एना फ्रैंक कहती हैं कि मैं इस बात को ज़्यादा क्लियर कर लूँ क्योंकि कोई भी मेरे ऊपर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की दुनिया में अकेली है। और वो कहती हैं कि मैं अकेली हूँ भी नहीं। क्यों अकेली नहीं हूँ? क्योंकि उनके साथ उनके माता पिता थे, उनकी एक 16 साल की बहन थी और 30 ऐसे लोग थे जो कि उनके साथ रहा करते थे। वो लोग छुपे हुए थे और वो कहती हैं कि ऐसे लोगों को मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। मेरी एक फैमिली है, प्यार करने वाली मेरी आंट है और एक अच्छा घर है। फिर वो कहती हैं कि नहीं, मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास एक सच्चा दोस्त नहीं है। और इसलिए वो कहती हैं कि उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। आगे एना फ्रैंक कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरी डायरी मेरी अच्छी फ्रेंड बने और इसलिए उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा? उन्होंने अपनी डायरी का नाम किटी रखा। आगे वो अपने बारे में बताती हैं कि उनके पिता, जो उनके लिए सबसे प्रिय पिता थे, उन्होंने उनकी माँ से तब तक शादी नहीं की थी जब तक कि उनके पिता की उम्र 36 साल यानी 36 ईयर नहीं हो गई और उनकी माँ की उम्र 25 ईयर्स नहीं हो गई। उनकी एक बड़ी बहन थी जिनका नाम था मार्गोट और उनका जन्म हुआ था 1926 में जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में। और एना फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। एना फ्रैंक कहती हैं कि वो 4 साल की उम्र तक फ्रैंकफर्ट में रही और उनके जो पिता थे वो हॉलैंड चले गए थे 1933 को। उनकी माँ एडिथ हॉलैंड फ्रैंक भी उनके साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में, जबकि मार्गोट और एना फ्रैंक अपनी दादी माँ के साथ आचेन में ही रुक गई थीं। मार्गोट यानी कि एना फ्रैंक की बड़ी बहन दिसंबर में हॉलैंड चली गई और उसके बाद फरवरी में एना फ्रैंक भी हॉलैंड चली जाती हैं। लेकिन वो हॉलैंड किस तरह से जाती हैं? जब उनकी बड़ी बहन का बर्थडे था तो उसके प्रेजेंट के तौर पर एना फ्रैंक उनके बर्थडे पर जाती हैं ताकि उन्हें सरप्राइज़ कर सके कि वो भी हॉलैंड पहुंची हैं। एना फ्रैंक अपनी पढ़ाई के बारे में कहती हैं कि वो जब हॉलैंड पहुंची तो वहाँ पर मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में उनकी एडमिशन हो जाती है और वो क्लास 1 से वहाँ से पढ़ने लगती हैं और लगभग 6 साल तक वहाँ अपनी पढ़ाई करती हैं। क्लास 6 में उनकी एक टीचर थी जिनका नाम था मिसेस कूपिरस, वो एक हेड मिस्ट्रेस थी। और जब एना फ्रैंक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है 6 क्लास तक, तब जब वो वहाँ से निकलती हैं, वो वहाँ से जाती हैं, जब उनकी फेयरवेल होती है तो मिसेस कूपिरस और एना फ्रैंक दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एना फ्रैंक का लगाव मिसेस कूपिरस से था। एना फ्रैंक कहती हैं कि समर 1941 को उनकी दादी माँ बीमार हो गई और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा और इस तरह 1941 को एना फ्रैंक का बर्थडे छोटी सी सेलिब्रेशन के साथ मनाया गया। एना फ्रैंक कहती हैं कि जनवरी 1942 को उनकी दादी माँ का स्वर्गवास हो गया।
आगे वो कहती हैं कि कोई नहीं जानता कि मैं उन्हें अक्सर याद करती हूँ और उन्हें अभी भी प्यार करती हूँ। यानी वो कहती हैं कि दादी माँ का तो देहांत हो गया, लेकिन मैं अभी भी उन्हें याद करती हूँ, अभी भी उन्हें प्यार करती हूँ। और वो कहती हैं कि 1942 में बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, लेकिन बर्थडे जब सेलिब्रेट किया गया तो वो 1941 के बर्थडे सेलिब्रेशन की कमी को पूरा करने के लिए मनाया गया। और जब उनका जन्मदिन था, जब उनका जन्म दिवस था, तब उनके जन्मदिन की मोमबत्तियों के साथ साथ दादी माँ की मोमबत्तियाँ भी जलाई गई थीं। आगे वो कहती हैं कि हम चारों का स्वास्थ्य अभी भी ठीक ठाक है और इसके साथ ही मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ, अपनी डायरी के प्रति सम्मानपूर्वक समर्पण पर। यानी कि वो 20 जून 1942 को लिख रही थी और वो अपने पुरानी बातों को लिख रही थी। और उसके बाद कहती हैं कि मैं आज की तारीख 20 जून 1942 पर आती हूँ। और वो आगे लिखती हैं डियरेस्ट किटी, हमारा पूरा क्लास डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा है, क्योंकि इसकी वजह मीटिंग है जो कि टीचर्स करेंगे और वो ये डिसाइड करेंगे कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और किसको पिछली कक्षा में रोक लिया जाएगा। यानी कि उस दिन रिज़ल्ट निकलने वाला था। कई लोग शर्तें लगा रहे थे। जीएन और मैं अपने पीछे दो लड़कों सीएन और जैकवर्स की मूर्खता पर हंस रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियों की बचत को दांव पर लगा दिया है। एन फ्रैंक क्या कहती हैं? वो कहती हैं कि जीएन और एन फ्रैंक अपने पीछे दो लड़कों जिनका नाम था सीएन और जैकवर्स, उनकी बेवकूफ़ी पर हंस रहे थे, क्योंकि उन्होंने पूरी छुट्टी में अपनी बचत को दांव पर लगा दिया है। यानी उन्होंने एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी अपनी छुट्टियों के दिनों में। एन फ्रैंक कहती हैं कि मैं अपनी सहेलियों और अपने बारे में वरी नहीं हूँ, चिंतित नहीं हूँ, हम लोग तो पास हो ही जाएंगे। और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मेरा कॉन्फिडेंस नहीं है, और वो कौन सा था? वो गणित था, यानी कि वो मैथ्स था। जो भी हो, हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं और तब तक हम एक दूसरे को निराश ना होने के लिए कह सकते हैं। यानी कि वो ये कहती हैं कि जब तक रिज़ल्ट नहीं निकले तब तक हम एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, अच्छा रिज़ल्ट आएगा और हम लोग पास हो जाएंगे। एन फ्रैंक कहती हैं मेरी सभी अध्यापकों से यानी टीचर से अच्छी पड़ती है। टोटल 9 टीचर्स हैं, 7 मेन हैं और 2 वीमेन हैं। मिस्टर किसिंग पुराने फैशन के गणित के यानी कि मैथ के टीचर थे, जो लंबे समय से एन फ्रैंक से नाराज़ थे क्योंकि वो बहुत बातें किया करती थी। उन्होंने चेतावनियों के बाद एन फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया था और ऐसे दिया था जिसका नाम था एक बातूनी यानी कि अ चैटर बॉक्स। और वो कहते हैं कि क्या तुम इसके बारे में लिख सकते हो? एन फ्रैंक ने ये डिसाइड किया कि इसकी चिंता वो बाद में करेंगी और उन्होंने उस एसे के टॉपिक को अपने नोटबुक में लिख लिया, नोटबुक को अपने बस्ते में ठूसा और उन्होंने चुप रहने की कोशिश की। जब वो शाम को अपने घर पर अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती हैं तो उनको ये ध्यान आता है कि मिस्टर किसिंग ने उन्हें एक एक्स्ट्रा एसे दिया था, और इसलिए वो क्या करती हैं कि पेन की नोक चबाते हुए उस ऐसे के बारे में वो सोचना शुरू कर देती हैं। वो सोचते रही, अचानक उन्हें आइडिया आया। उन्होंने 3 पेज में मिस्टर किसिंग ने जो ऐसे उन्हें लिखने को दिए थे उन्होंने उसे लिखा और वो सेटिस्फाइड हो गई। उन्होंने उस ऐसे में ये तर्क दिया कि बोलना स्टूडेंट्स का एक विशेष गुण होता है और इसे कंट्रोल करने का वो प्रयास करेंगी, लेकिन वो इस आदत को पूरी तरह से सुधार नहीं पाएंगी, क्योंकि ये आदत उनकी माँ में भी थी और उनकी माँ ज़्यादा नहीं तो उतनी ही बोलती थी जितनी एन फ्रैंक बोलती थी। और वो कहती हैं कि ये आदत मेरी माँ से मुझे विरासत में मिली है और इसलिए इस आदत के बारे में वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती। मिस्टर किसिंग जब ऐसे को पढ़ते हैं तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं और अगले लेसन के दौरान फिर जब वो एन फ्रैंक बात करने लगती हैं तो मिस्टर किसिंग उन्हें दूसरा ऐसे लिखने को दे देते हैं। इस बार उस ऐसे का नाम था
एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, यानी कि बातूनी जिसे सुधारा ना जा सकता हो। एने फ्रैंक ने उसे भी लिखा और लिखकर मिस्टर किसिंग को दे दिया। मिस्टर किसिंग के पास 2 लेसन तक शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि एने फ्रैंक ने एसे इस तरह से लिखा था जिससे कि उसमें तर्क हो। लेकिन तीसरे लेसन के दौरान मिस्टर किसिंग से सहा न गया। उन्होंने एने फ्रैंक को क्लास में बात करने के अपराध के दंड के रूप में, पनिशमेंट के रूप में तीसरा एसे लिखने को दे दिया, जिसका नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, यानी मिस्ट्रेस बातूनी बोली क्वैक क्वैक। जब मिस्टर किसिंग ने एने फ्रैंक को ऐसे लिखने दिया, कक्षा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी, पूरी क्लास ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और एने फ्रैंक को भी हंसना पड़ा। हालांकि चैटरबॉक्स के ऐसे पर लिखने की स्किल एने फ्रैंक के पास अब नहीं थी। वो जितना लिख सकती थी उन्होंने 2 ऐसे में लिख दिया था, लेकिन अब वक्त था कि कुछ दूसरी बातें लिखने की, कुछ ओरिजिनल लिखने की। उनकी एक दोस्त थी जिनका नाम था सैनी, वो कविता लिखने में बहुत अच्छी थी। उन्होंने उसे यानी एने फ्रैंक को ये ऑफ़र किया कि मिस्टर किसिंग ने जो ऐसे दिया है वो उसे कविता के रूप में लिखने में उनकी मदद करेंगी। इससे एने फ्रैंक खुशी से नाच उठती हैं और इसके बाद वो एक पोएम तैयार करती हैं, वो कविता तैयार करती हैं। ये कविता खूबसूरत थी, बहुत अच्छी बनी थी और ये कविता, ये पोएम एक मदर डक के बारे में थी, एक फादर स्वान के बारे में थी और 3 बेबी डकलिंग्स के बारे में थी। और ये बेबी डकलिंग्स को उसके पिता फादर स्वान सिर्फ इसलिए चोंच मार मार कर मार देते हैं क्योंकि वो हमेशा क्वैक क्वैक करते रहते थे। भाग्यवश यानी कि लकीली मिस्टर किसिंग को ये पोएम अच्छा लगता है। उन्होंने मजाक को सही ढंग से लिया और वो पोएम में अपने कमेंट को जोड़कर क्लास में कविता को सुनाते हैं और दूसरे क्लास में भी पोएम को सुनाते हैं। और तब से उन्होंने एने फ्रैंक को बोलने की इजाज़त दे दी थी और एने फ्रैंक को अब कोई एक्स्ट्रा काम नहीं मिलता था। इसके ऑपोजिट मिस्टर किसिंग अब मजाक भी करने लगे हैं। आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।